बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारा सीरीज़ ऑफ लेक्चर, जिस तरह कि आपको पता है कि हम डेटाबेस के हवाले से सीरीज़ ऑफ लेक्चर कर रहे हैं, उसी हवाले से आज का भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आए हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस हवाले से कि डेटाबेस का जो मेन थीम था, जब डेटाबेस के साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया है, तो सबसे बड़ा अगर कोई सवाल हमसे करे कि डेटाबेस ने दुनिया में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या ऑफ़र किया, तो हम हमेशा एक ही बात करते हैं, वो है करेक्टनेस। कि डेटाबेसेस एक ऐसा डाटा स्टोरेज है जो कि आपकी डाटा वैल्यूज़ को करेक्टली स्टोर करता है विदाउट एनी एरर। और हम बिलीव करते हैं कि वो वैल्यूज़, वो इंफॉर्मेशन जो डेटाबेसेस के अंदर रिटेन की गई है, उसमें कभी भी किसी किस्म का कोई एरर नहीं हो सकता। तो इस बिलीव के ऊपर अगर हमने कायम रहना है और अगर साइंटिस्ट ने इस अप्रोच ने साबित होना है कि ये दुनिया की बेस्ट डाटा स्टोरेज अप्रोच है, तो उसके लिए इसको करेक्टनेस को साबित करना पड़ेगा। वो साबित कैसे होगा, उसके लिए हमने लास्ट टाइम एक अनोमलीज के टॉपिक को डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने डेटाबेस अनोमलीज के टॉपिक को समझा होगा, देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिए। मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दूंगा। तो आपने वो पहले समझना है कि वो डेटाबेस की खामियां कह लें, या वो पॉसिबल थ्रेट्स जो डेटाबेस को हो सकते हैं, उनसे हमने बचना है, उनको हर सूरत रिमूव करना है। बिकॉज अगर वो थ्रेट्स हमारे डेटाबेसेस में शामिल हैं, तो किसी भी हवाले से डेटाबेस एक दुनिया की अच्छी डाटा स्टोरेज टेक्निक नहीं हो सकता। तो हमने उन थ्रेट्स को भी समझना है, हमने उनको जो है ना रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी हवाले से है कि किस तरह से हम पॉसिबल थ्रेट्स को जान सकते हैं और उनको डिटेक्ट कैसे करेंगे और हम उनको रिमूव कैसे करेंगे। इस अमल को हम डेटाबेस के टर्म में कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपने पहले बहुत सुना होगा। आप इस वीडियो को डिटेलली देखिएगा, लाजमी समझें, और इस वीडियो को कम्प्लीटली आपने देखना है ताकि आपको सारे कंसेप्ट की अवेयरनेस हो सके। पहली बात, नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉसिबल एरर्स फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। कि आप डेटाबेस के अंदर जब किसी भी एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो इस अमल को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन सिंपली डाटा रिमूवल, डाटा डिटेक्शन, जो डिटेक्शन ऑफ एरर्स है, एरर डिटेक्शन और एरर रिमूवल जो है ना, इस अमल को आप नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो ये होगी डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, जो आपने इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझनी है, वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक हायरार्किकल प्रोसेस है। हायरार्किकल प्रोसेस मींस कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी है, आपने एरर्स को रिमूव करना है, तो आपने सीरीज ऑफ एरर्स को समझना है और उन्हें सीरियली रिमूव करना है। आप जो एरर रिमूव करेंगे फर्स्ट स्टेप में, उसको आप सेकंड स्टेप में रिमूव नहीं कर सकते। जब तक आप फर्स्ट एरर को रिमूव नहीं करेंगे, आप सेकंड एरर की तरफ नहीं जा सकते। तो सेकंड एरर को, फर्स्ट एरर को, थर्ड एरर को एंड सो ऑन, जितने भी पॉसिबल एरर्स हम डिस्कस करेंगे, उनको आपने सीरियली रिमूव करना है। उनको आपने रिमूव करना है एक सीरीज के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। आप इस हायरार्की को, इस तरतीब को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन एक हायरार्किकल प्रोसेस है। इसकी रीजनिंग भी आपको समझ आ जाएगी। वो ये कि आप जब तक एरर 1 रिमूव नहीं होता, हमारा डेटाबेस इस सिचुएशन में आता ही नहीं है कि हमें सेकंड एरर नज़र आ सके। जब एरर नंबर 1 रिमूव हो जाएगा तो हमें सेकंड एरर नज़र आएगा। सेकंड एरर रिमूव होने के बाद हम तीसरे एरर को देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ मैंडेटरी कि आप नॉर्मलाइजेशन को हायरार्किकली परफॉर्म करें, आप एरर रिमूवल को एक सीरियल फॉर्म के अंदर परफॉर्म करें। तो ये सेकंड बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि नॉर्मलाइजेशन एक हायरार्किकल प्रोसेस है। नंबर 1 ये एरर रिमूविंग प्रोसेस है, नंबर 2 ये एक हायरार्किकल प्रोसेस है। ये होगी हमारी दो मेन कंसेप्ट्स। उसके बाद हमने अगली चीज़ ये देखनी है कि अगर हम ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म न करें तो क्या होगा, या अगर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे कभी भी किया जाए कि पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है, और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं की जाती तो क्या डेटाबेस नहीं बनेगा, क्या डेटाबेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या क्या डिसएडवांटेजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर ये है कि डेटाबेसेस के अंदर मैंने स्टार्ट में कहा कि सबसे बड़ा गोल डेटाबेसेस का है, वो है डाटा की करेक्टनेस, डाटा की एफिशिएंसी। डाटा एक तो हमें करेक्ट चाहिए, दूसरा हमें डाटा जो है वो चाहिए स्पीडी वे में एक्सेस करना।
अगर डेटाबेस की एक्सेस की स्पीड कम हो जाए या डेटाबेस हमें फेक फॉल्स वैल्यू प्रोसेस प्रेजेंट करना शुरू कर दे, तो हम कभी भी डेटाबेस के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से या तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे या इस अप्रोच को पॉजिटिवली समझा ही नहीं जाएगा, बिकॉज ये एक वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इस वक्त दुनिया में मानी जाती है। तो अगर इसने भी हमें डिले में डालना है, मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर एटीएम की जो टेक्नोलॉजी है, एटीएम मशीन, उसको यूज़ करने में जो टाइम हम सर्व करते हैं एज ए क्लाइंट, वो और अगर आपका जो नॉर्मल क्लाइंट जो कि आपकी किसी बैंक ब्रांच में जाके एक कैश विड्रॉ या सबमिट करता है, उसके पास प्रोसेसिंग में जितना टाइम लगता है, जितनी लंबी लाइन ब्रांच के अंदर लगी होती है बैंक ब्रांच में, अगर उतनी लंबी लाइन हमें एटीएम यूज़ करने में भी लगानी है तो एटीएम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ही कितार रहने दें, मल्टीपल कितार हम क्यों बनाएं? ठीक है, तो हमें एटीएम्स की तरफ, डेटाबेसेस की तरफ एफिशिएंसी नज़र आती है। आप एक ट्रांजेक्शन को लेस देन अ मिनट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उतना ही टाइम कंज्यूम करवाए जितना कि मैनुअल प्रोसेसिंग में होता है, तो फिर इसकी एटीएम के या डेटाबेस के कंसेप्ट का फ़ायदा ही नहीं है। तो ये बात हमें समझनी है कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि डेटाबेस की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ना होने के बराबर हो जाती है। वो उसी तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह आपके नॉर्मल फाइल सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं। तो डेटाबेस की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, स्पीड है, एफिशिएंसी है, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्पीड गेन कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम नहीं नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी एम्बिगुअस वैल्यूज़, बहुत सारी एरर्स रह जाएंगे। हमें बाज़ औक़ात या तो वो वैल्यू रिजल्ट में नज़र आएंगी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है ही नहीं, और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि जो वैल्यू आप डिमांड कर रहे हैं वो डेटाबेस में होने के बावजूद आपको एक्सेस नहीं होगी ड्यू टू मैनी रीजंस, जो हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे आने वाले इस प्रोसेस के अंदर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। सो ये वो एडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं की। अब अगर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? एरर रिमूव हो जाएंगे, एफिशिएंसी पीक पे होगी, डेटाबेस बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में प्रोसेस करेगा अपने काम को, और जो आपके पास उसकी कंकरेंसी है, उसकी एक्यूरेसी है, उसकी रिलायबिलिटी है, वो 100% हो जाएगी। सो ये वो मेन बात है जो मैंने आपको एक आसान लफ्ज़ों में बताई। अगर हम बुक से इसका जो है इन नोट्स से अगर हम इसका तज़किरा करें पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन का, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटाबेस एफिशिएंसी लेकर आता है, अमाउंट ऑफ डाटा रिड्यूस हो जाएगा, डाटा कम्पैक्ट हो जाएगा जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमारी जो अपडेशन, इंसर्शन, डिलीशन अनॉमली, जो मैंने लास्ट वीडियो में, मैं फिर आपको कह रहा हूँ वो ज़रूर जाके समझें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए नॉर्मलाइजेशन समझने से पहले। तो उन सारी अनॉमली से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम रिलेशनशिप्स को इंश्योर कर सकते हैं कि जो रिलेशनशिप हमने ER मॉडल में बनाए थे वो मेक श्योर कर सकते हैं कि वो हमारे सारे जो मॉडल्स हैं वो रिलेशनल मॉडल के अंदर भी हों, और इस तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं। तो ये हो गया पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अभी तक हमने 3 बातें समझ ली। नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन के पर्पसेस क्या हैं, और नॉर्मलाइजेशन एक हायरार्किकल प्रोसेस क्यों है। ये 3 बातें हमने अंडरस्टैंड कर ली। उसके बाद आपने लास्ट जो चीज़ पढ़नी है नॉर्मलाइजेशन को के प्रोसेस को चलाने से पहले, वो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेसेस, कि नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस कैसे होते हैं। अगर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन से गुजर गया तो वो क्या प्लस पॉइंट्स होंगे जो कि डेटाबेस में हमें नज़र आएंगे, और यही चीज़ें हमने मेक श्योर करनी है कि हमारे डेटाबेसेस के अंदर ये चीज़ें हों। नंबर 1 कि आपके पास हर टेबल के अंदर, आई होप कि आपको टेबल का अंदाज़ा होगा, जब आप रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो हमारा डाटा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो आपके पास नंबर 1 चीज़ ये है कि आपके पास जो डाटा का टेबल है, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद हर कॉलम के अंदर, एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये हमारा है कि एक कॉलम के जो सेल्स हैं बने हुए, जो उसके बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बॉक्स के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोई रिपीटिंग कॉलम नहीं हो सकता, कोई रिपीटिंग रो नहीं हो सकती। ये बात हमने जो है ना वो अश्योर करनी होती है। और उसके बाद एक जो हमारा टेबल है वो एक ही एंटिटी के बारे में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डिटेल ये डिस्कस करता हूँ कि अगर आपने एक टेबल के अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ का डाटा
ऐड कर दिया, ऐड तो हो जाएगा, लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की एफिशिएंसी ऑफ द क्यूरी, जब क्यूरी होती है, जब रिजल्ट्स फाइंड होते हैं, तो या तो रिजल्ट फाइंड ही नहीं हो रहा होता या प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने टेबल्स को डिकम्पोज करते हैं, हम अपने टेबल्स को डिवाइड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और ताकि वो हर एंटिटी के बारे में एक टेबल अलग हो जाए और वो ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे जितने भी प्राइमरी की के अलावा कॉलम्स हैं उन सब को प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको समझा दूं कि आपके पास जो प्राइमरी की है बाकी कॉलम्स का उसके ऊपर डिपेंड करना लाजमी है। इस रूल का मतलब ये है कि जब कॉलम्स आपकी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होंगे तो प्राइमरी की मदद से वो सारे कॉलम सर्च हो सकेंगे, वो सारे कॉलम एक्सेसिबल बनेंगे, आप उनमें वैल्यू इंसर्ट कर सकोगे, डिलीट कर सकोगे, अपडेट कर सकोगे यूजिंग योर प्राइमरी की फील्ड। लेकिन अगर वो डिपेंड नहीं करते, 4 कॉलम कर रहे हैं, कोई एक डिपेंड नहीं कर रहा, तो जो कॉलम डिपेंड नहीं करेगा प्राइमरी की पे उसका डाटा ऐड, रिमूव, मॉडिफाई प्राइमरी की मदद से नहीं हो पाएगा। तो जब हम क्यूरी लगाएंगे तो वो हमें रिजल्ट्स में शो ही नहीं करेगा ऐसा डाटा। तो इससे हमने बचने के लिए डिपेंडेंसी को शोर करना है। और लास्ट पॉइंट जो हम अब आखिरी नॉर्मल फॉर्म के अंदर करेंगे वो ये है कि हमने जो भी नॉन की कॉलम्स हैं, नॉन की का मतलब वो कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है, उनको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रखना है कि आपके पास जो कॉलम्स प्राइमरी की नहीं है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, उनको सिर्फ प्राइमरी की पर डिपेंड करना है, आपस में डिपेंड नहीं करना। तो आई होप कि आप इन रूल्स को समझ गए होंगे, आप एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन को समझ गए होंगे, आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के पर्पस को समझे होंगे, और ये हायरार्किकल प्रोसेस क्यों है आपने इसको भी समझा होगा। तो अगर ये बेसिक्स आपको समझ आ गई हैं सो नाउ यू आर एबल कि आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लर्न कर सकें, समझ सकें, अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो बना के हम वन बाय वन इस हायरार्किकल प्रोसेस को समझेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF एंड अदर नॉर्मल फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप कि आप ये कंसेप्ट आज रिवाइज करेंगे, इसको आप ज़रूर देखेंगे, समझेंगे, और देन आप हायरार्किकली आगे बढ़ेंगे हमारी आने वाली वीडियोस की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।